हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी ज्योग्राफी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें हम कंप्लीट एमपी ज्योग्राफी देखेंगे, जिसमें एमपी का जितना भी सारा आता है, जैसे भौतिक विभाजन हो गया, एमपी फॉरेस्ट हो गया, मिट्टी, वर्षा, चट्टाने, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें जो रिवर सिस्टम है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि रिवर सिस्टम जो है उसे बहुत ही हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा और वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है इस एमपी ज्योग्राफी का। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एमपी के भौतिक विभाजन से। लेकिन इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताती हूँ, अगेन मैं फिर से बताऊंगी, क्योंकि देखिए, ये कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो आप क्या है, एमपी की जलवायु समझ पाएंगे। ठीक है, एमपी के वन आप समझ पाएंगे, एमपी में वर्षा पैटर्न समझ पाएंगे, एमपी में फसल समझ पाएंगे आप, है ना। एक हद तक आप मिट्टियों के बारे में भी ठीक से समझ पाएंगे, आपकी समझ बढ़ेगी ठीक से। तापमान के बारे में हम जान पाएंगे। ठीक है, जलवायु, वन, वर्षा, फसल, मिट्टियाँ, तापमान, और कुछ रह गया हो तो हो गया। ठीक है, इतनी चीजों के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट जानने के बाद में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? वो है हमारा कि जो एमपी है वो कहाँ लाई करता है ना, किस अक्षांश में या देशांतर में आता है, किस अक्षांश या देशांतर के अंतर्गत एमपी आता है। ये यदि हम जानते हैं तो हमें जलवायु पता चल जाएगी कि कैसी होगी, है ना। यहाँ फॉरेस्ट कैसा होगा, यहाँ वर्षा कैसी होगी, वर्षा कैसी रहेगी, फसल कैसी होंगी, मिट्टियाँ कैसी होंगी, और यहाँ का तापमान क्या रहेगा। इनके बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलो हम 2 मिनट इस कॉन्सेप्ट को देते हैं। आप जानते हैं कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, यहाँ ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और यहाँ होता है 0 डिग्री देशांतर, यानी कि एक इस प्रकार की लाइन होती है वर्टिकल, इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। यह है देशांतर रेखा। ओके, तो अब इस देशांतर रेखा पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमें अपना काम बस करना है, इतना ही हम जानेंगे। भूमध्य रेखा हो गई, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, भूमध्य रेखा इसको बोला हमने। अब यहाँ ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये क्या है, हमारा नॉर्थ पार्ट है और ये हमारा साउथ पार्ट है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क। और जो साउथ में रहती है 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, हम मकर रेखा बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइज, जो 0 डिग्री होता है ना, उससे लेकर 0 से 30 डिग्री तक, है ना, 30 इधर 30 इधर, यानी कि आप समझ पाएंगे कि उसके अंदर जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, दोनों क्या है, इंक्लूड हो रही है ना, 30 डिग्री। क्योंकि ये तो 23.5 डिग्री ही है ना, 23.5 तो यही हो गया, 30 थोड़ा आगे चला गया। दोनों रेखाएं उसके अंतर्गत क्या आती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। सॉरी। तो ये 0 से 30 वाला ये रीजन होता है ना, ये रीजन, यहाँ होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना कैसा रहता है यहाँ पर, हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर जहाँ रहेगा वहाँ क्या सिचुएशन बनती है, देखो भूमध्य रेखा से लेके यहाँ तक टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। एक ये हमने लाइन खींची, इसको हम बोलेंगे 66.5 डिग्री, 66.5 नीचे और ये ऊपर। ठीक है,
और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, यानी कि यहाँ होता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है ना, तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो एयर होती है ना, एयर ये क्या होती है, ये गर्म हो जाती है। जो कोई भी गर्म चीज होती है वो कैसी हो जाती है, हल्की, यानी कि हल्की हो जाती है। अब हल्की होकर ये सतह है, अर्थ है, यहाँ पर एयर थी, लेकिन ये हल्की हो गई, हल्की होकर क्या होगा, ये ऊपर उठने लगती है। ठीक है, अब ये ऊपर उठेगी ना, तो आप देखोगे कि यहाँ का स्पेस जो है खाली करती हुई जाएगी। सॉरी, यहाँ का स्पेस क्या है, ये खाली करते हुई जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा लो प्रेशर हो जाएगा। कैसा प्रेशर रहेगा, यहाँ पे लो रहेगा, क्योंकि यहाँ की एयर जो है गर्म होके दूर दूर हो गई, गर्म होके कण होते हैं फैल जाते हैं, हल्की हो गई, हल्की होके ऊपर उठ गई, और यह प्रेशर जैसा कैसा रह गया, लो प्रेशर रह गया। तो इस रीजन में हमारे पास रहेगा लो प्रेशर। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया, भूमध्य रेखा पे इतने पर लो प्रेशर रहेगा। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं, 0 से 30 डिग्री वाला ये जोन रहता है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, तो आप नाम से ही समझ पाओगे, उष्ण, उष्ण माने कैसा रहेगा, ये गर्म रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर हाई रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एयर जो ऊपर मूव कर रही थी ना, तो यहाँ लो प्रेशर हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर जाएंगे हम, इस रीजन को हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, ये बीच का होता है उष्ण के, और ये जो रहेगा शीत रहेगा। ठीक है, ये शीत कटिबंध, यानी कि हमें बहुत तेज ठंड रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो शीत और उष्ण के बीच का उपोष्ण कटिबंध रहता है। और यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर रहता है अपेक्षाकृत हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा है ना। तो गर्मी की अपेक्षा जहाँ शीत रहेगी या ठंडक रहेगी, प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो एयर ये जो ऊपर जा रही थी, तो यहाँ का रीजन जो है खाली कर रही थी, है ना, ये ऊपर उठ रही है, ये जस्ट ऊपर उठ रही है, ऊपर भी जा नहीं रही, मूव नहीं कर रही, ऊपर उठ रही है। लेकिन जो हाई प्रेशर है ना, कोई भी चीज होती है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ आती है, तो हाई प्रेशर के पास जो एयर थी वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, ये खाली रीजन हो गया, तो यहाँ मूव करके इस जगह ये आ जाएगी। तो एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है। लो प्रेशर है क्योंकि यहाँ खाली है, यहाँ की एयर पहले से ऊपर उठ चुकी है, और ये यहाँ जाते जाते खुद भी गर्म हो जाएगी, खुद गर्म होगी तो खुद भी ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी फिर से ठंडी हो जाएगी, और ये ऐसे ही एक क्या करेगी, ये एक साइकिल ये क्रिएट करेगी। इसको हम बोलते हैं हेडलेस सेल। हेडलेस सेल इसको हम बोलते हैं। सेम इस यहाँ साउथ में क्रिएट होता है, सेम नॉर्थ में होता है। ठीक है, अब इससे आपको ये समझना है कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा था, आप देखोगे एयर ऊपर उठ रही है, ये मान के चलिए यहाँ पर सी है या कोई ओशन है। ठीक है, यहाँ पर बहुत तेज गर्मी है, पानी क्या होगा, बाष्पीकृत होगा, बाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, जब थोड़ा ठंडक हुई, उसे थोड़ा ठंडा होगा तो क्या होगा, संघनित हो जाएगा, और ये बादल बन जाएगा। और जब यहाँ थोड़ी इसको टेम्परेचर इसका और कम हुआ, तो वापस क्या होगा, ये नीचे बारिश करेगा। अब ये आप कैसे समझ सकते हो, जैसे आप कभी भी चाय बना रहे हो और आपने गैस पर क्या किया, गर्म पानी रखा, ठीक है, ये गैस हो गई। अब इसके ऊपर यदि आपने कोई इसको ढक दिया, है ना, किसी प्लेट से आप इसको यदि ढक देते, पहले आप क्या देख रही हो कि नॉर्मल भाप ऊपर जा रही है, लेकिन आपने यदि उसको ढक दिया, फिर कुछ देर बाद आप जब प्लेट हटाओगे, तो आप देखोगे कि प्लेट से क्या है, पानी गिर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो गैस से इसको फ्लेम मिली, है ना, हीट हुआ, ये पानी हीट होके क्या हुआ, ये फैलना स्टार्ट हुआ, है ना, हल्का हुआ, ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, इसमें से बाष्प निकलने लगी, बाष्प निकल के ऊपर जा रही है, तब हमें वो इतना नहीं समझ में आ रही। लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई बर्तन रख रहे हैं, तो क्या होता है, बर्तन थोड़ा ठंडा रहता है, फिर ये बाष्प उससे टकरा के क्या होती है, ठंडी हो जाती है। बाष्प क्या है, पानी तो है ना, लेकिन वो हीट हीट मिली उसको, गर्म है, तो हमें दिख नहीं रही, वो बाष्प के रूप में जा रही है। लेकिन जब कोई बर्तन रखा, वो ठंडा बर्तन था, तो उससे टकरा के कैसी हो गई, संघनित हो गई, यानी वापस से पानी के फॉर्म में वो आ गई। तो ऐसे ही बारिश होती है,
ये ऊपर जाता है, लेकिन जब ऊपर इसको टेम्परेचर कम मिलता है, संघनित हो जाता है और कम मिलता है, तो वापस नीचे आ जाता है, तो यहाँ बारिश होती है। तो कहने का आशय ये है कि इस रीजन में टेम्परेचर हाई होगा और वर्षा भी बहुत ज्यादा होगी। इस रीजन में जो जो देश आएंगे, जो जो कंट्रीज आएंगी, वहां पर बहुत तेज वर्षा रहेगी और काफी अच्छा खासा वहां पर क्या रहेगा, फॉरेस्ट रहेगा। आप देखोगे कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है ना, उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ एक कंट्री है इक्वेडोर, वो इस पर ही है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पे वो कंट्री है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेडोर बोलते हैं। तो वो जस्ट ऐसे है ना, ऐसे इक्वेटर हो गया, ब्राजील, ये रीजन यहाँ आता है एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा इसके बीच से निकलती है। तो आपको मालूम होगा कि जो अमेजोन के घने जंगल है ना, वो भी इसी भूमध्य रेखा के ऊपर है। और इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर हाई, वर्षा ज्यादा, और वर्षा ज्यादा तो क्या होगा, फॉरेस्ट भी ज्यादा होगा, जंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो एमपी है हमारा, एमपी कहाँ है, एक कर्क रेखा के ऊपर यहाँ आता है। ठीक है, इंडिया है यहाँ, इंडिया के बीच में एमपी है, यहाँ का है। तो अब आपको एमपी की जलवायु कैसी होगी ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों, 0 से लेकर 30 डिग्री तक मैंने आपको बताया था, उसमें कटिबंध पाया जाता है। तो एमपी किस जोन में आएगा, एमपी आएगा आपका उष्ण कटिबंध में। तो एमपी की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। ये आपको अच्छे से रटना है और इसको समझना है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु एमपी की रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एमपी का अक्षांश विस्तार क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश मतलब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ होगा ये, है ना। कितना है, 26-30 उत्तरी अक्षांश तक है। अब ऐसा नहीं है कि नीचे है हम तो दक्षिणी अक्षांश बोल दिया, नहीं, हम यहाँ देखते हैं, हम ग्लोब के ऊपर देखेंगे, है ना। यहाँ 0 डिग्री से ऊपर है हमारा एमपी, तो उत्तरी अक्षांश ही रहेगा। 0 से ऊपर जाने पर क्या है, देखो बढ़ता है 20-30 इस प्रकार से। तो 21 है तो ऊपर जाएंगे क्या होगा, बढ़ता बढ़ता 26 हो गया, है ना। तो हम 21 से लेके 26 तक एमपी का विस्तार है उत्तरी अक्षांश में। अब देशांतर देखेंगे, यानी कि इधर से ये वाली वो देखेंगे, पश्चिम से पूर्व वाला देखेंगे हम। तो देखो आप, ये जो लाइन थी ना 0 डिग्री देशांतर, इसके इस तरफ क्या था, पश्चिम था। आपने देखो ना, पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह हो गए, पूर्वी देश में हम लोग हो गए। क्यों हो गए पूर्वी देश में, क्योंकि हम ग्लोब पर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ आते हैं, पूर्व की तरफ आते हैं। तो पूर्वी देशांतर कितना, 74 डिग्री से ऐसे हम जाएंगे। देखो 0 से इधर 10, 20, 30, 50, 100 ऐसे, है ना। तो 74 से कितने तक आ गए हम, 82 तक आ गए। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में विस्तार है किसका, एमपी का। आपको ध्यान ये रखना है, उत्तरी अक्षांश रहेगा, यहाँ दक्षिणी नहीं आएगा कि नीचे तो मैं दक्षिण भूल से कर दे, नहीं। इसी प्रकार इस साइड पश्चिम नहीं आएगा, क्या रहेगा, पूर्व ही रहेगा, और यहाँ भी पूर्वी देशांतर ही रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने एमपी ज्योग्राफी की तरफ। ये हमने थोड़ा समझ लिया, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एमपी का भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन क्या है एमपी का। एमपी को वैसे तो 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम क्या है, मैक्रो से माइक्रो लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एमपी का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन इसका, सबसे पहले इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। किसको, एमपी को, मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये है मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और तीसरा है आपका पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, या इसको बोलेंगे क्या, बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब देखो मध्य उच्च प्रदेश को इन्होंने फिर से डिवाइड किया, मध्य उच्च प्रदेश को क्या किया, फिर से डिवाइड किया। नंबर 1, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार।
उसके बाद में है बुंदेलखंड का पठार। मैं इसको बीडी लिखती हूँ, का पठार। मालवा का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया, और आपका लास्ट हो गया नर्मदा घाटी। तो एक चीज जो याद रखने वाली है वो हमें ये याद रखना है, कभी भी आ जाए कि नर्मदा घाटी किस रीजन के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन में दे दिया उन्होंने मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी या फिर पूर्वी पठार। तो आप कहीं भी गलती से भी सतपुड़ा श्रेणी मत लगा देना, इसका आंसर रहेगा मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, तो इन सबको 5 ही इंक्लूड करो, और ये 6 और 7 इसको इसको भी इंक्लूड कर लो। तो ये माना जाता है कि भौतिक विभाजन कितने पार्ट में बांटा गया इसको, 7 में। भौतिक विभाजन कितने हैं एमपी के, 7 हैं। या फिर ऑप्शन में यदि 3 आ जाए तो फिर 3 भी ठीक रहेगा, और 7, 5, 6 कुछ ऐसा आ रहा है तो उसमें से 7 हमारा आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम मध्य उच्च प्रदेश को आगे भी डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हम सतपुड़ा श्रेणी को भी आगे डिवाइड करेंगे। तो लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं, काउंट करेंगे तो कितना मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है कितने भाग में किया गया है, उसका आंसर आपको याद रखना है 7 ही होगा। ठीक है, ये ही होगा 7। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि सतपुड़ा श्रेणी जो है उसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, बट इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि इस श्रेणी में जो जो पहाड़ियां हैं या उसके अंदर और श्रेणी है उनके बारे में बात कर रहे हैं। राजपीपला हो गई, और एक है इसके अंदर महादेव श्रेणी, और एक है इसके अंदर मैकाल श्रेणी। ठीक है, अब इसको अब हम देखेंगे मैप पर। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये 3 विभाजन और ये 7 विभाजन किस प्रकार से किए गए हैं। तो सबसे पहले हम एमपी का मैप ड्रॉ करेंगे। क्या है, हमें कभी भी एमपी पढ़ने के टाइम पर मालूम होना चाहिए कि जो हम भौतिक विभाजन कर रहे हैं कौन सा रीजन किस साइड आता है। तो एक जल्दी से एमपी का मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एमपी का मैप हो गया। तो अब देखोगे इसको, सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या है, मध्य भारत का पठार है। तो मध्य भारत का पठार आपका देखो इस टाइप से आएगा। सबसे पहले देखो, सुविधा के लिए हम बुंदेलखंड का पठार बना लेते हैं। ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। आप मेरे साथ बना भी सकते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर मध्य भारत का पठार हम इसमें बनाएंगे। तो मध्य भारत का पठार आपका यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं होता। इसकी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार जाता है, इस प्रकार जाके ये ऐसे आता है। यानी कि ये जो आपका नीमच वाला एरिया है ना, ये इसमें इंक्लूड होता है ये एरिया। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं फिल भी कर लेते हैं। ये मध्य भारत का पठार हो गया, ये बुंदेलखंड का पठार था। अब इसके बाद में क्या होता है, आप यहाँ से लेके ये जो देखते हो ना, ये एरिया जहाँ छत्तीसगढ़ का ये पार्ट है, इसको इंक्लूड करते हुए ऐसे एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। ठीक है, अब ट्रायंगल एक बना लोगे तो आपका ये बन जाएगा क्या, बघेलखंड का पठार। ये है हमारा बघेलखंड का पठार। ये हो गया था हमारा मध्य भारत, मध्य भारत का पठार हो गया है ना। ये हो गया था क्या, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो रीजन है ये खाली सा दिख रहा है ना, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे जोड़ दो आप। और ये हो गया क्या, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ओके, अब क्या चाहिए हमें, मालवा का पठार है ना। तो इसको यहाँ से लिए और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये मैं इसलिए इतना स्लो में इसलिए बना रही हूँ जिससे आप भी इसको बनाना आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मालवा का पठार, मालवा का पठार है ये। अब हमें चाहिए क्या, नर्मदा घाटी। तो ये जो हो गया पतली सी, ये हो गई क्या, नर्मदा
ये है नर्मदा घाटी। और जो हमारा शेष बच गया वो क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। क्या है ये, सतपुड़ा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। हाँ, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बता पाओगे कि अभी हमने जो मध्य उच्च प्रदेश देखा था, मध्य उच्च प्रदेश जो देखा था उसके अंदर कौन कौन से आ रहे थे, ये कौन कौन से पार्ट उसके अंदर थे। और रीवा पन्ना तो अलग से था ही, रीवा पन्ना उसी के अंदर था। बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा श्रेणी ही अलग से थे। और बाकी के जो भी हैं वो सब क्या है, ये पूरा पार्ट जो है आएगा आपका मध्य उच्च प्रदेश में। इसका मैं एक छोटा वर्जन भी आपको बना के बता दूंगी, लेकिन पहले हम इसे थोड़ा फिल करते हैं, इसको थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। बुंदेलखंड का पठार जो है इसमें हम ऐसे ऐसे डॉट रखेंगे। ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार हो गया, ठीक है। ये हमारी नर्मदा घाटी होगी। नर्मदा घाटी में हम इस प्रकार नदी बहा देंगे। ये नर्मदा घाटी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, मालवा का पठार। नहीं, थोड़ा अच्छा कलर लेंगे, ब्राउन। ओके, ये है हमारा मालवा का पठार। अब मैंने ये ब्राउन क्यों बनाया है, आपको समझ में आ जाएगा, वैसे आ ही गया होगा। यहाँ क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं कि ये हमारे मेमोरी में रहे, है ना, हमारा ब्रेन इसको हमेशा याद रखे कि हमने ऐसा बनाया था। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और इसको बनाऊंगी मैं रेड, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। भाई मिट्टियां हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बस आपको कलर इसको करके बता रही हूँ जिससे ये हमें अलग अलग दिखाई दे, और कुछ नहीं, ये सिंपल है। रिया पन्ना का पठार है, इसको मैं ऐसे कुछ बना देती हूँ। लास्ट बचा सतपुड़ा, अगेन इसको भी थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। ये है सतपुड़ा। अब देखिए, अब आपने देखा था स्टार्टिंग में मध्य उच्च प्रदेश, है ना। तो अब यदि आप पहचान पाओगे कि मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से आ रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मध्य उच्च प्रदेश में हमारा मध्य भारत था, है ना, बुंदेलखंड का पठार था, रीवा पन्ना का पठार भी इसी के अंतर्गत था, मालवा था, और नर्मदा घाटी थी, है ना। ये सब मिलके क्या बना रहे थे, मध्य उच्च प्रदेश बना रहे थे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम मध्य भारत में और मध्य उच्च प्रदेश में क्या है, कंफ्यूज कर पाते हैं। मध्य उच्च प्रदेश है ये, ठीक है। इसके बाद में हमारा बघेलखंड का पठार हो गया, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गई। अब मैं आपको ना इसको एक बार इसको छोटा सा ड्रॉ करके दिखाई देती हूँ। ओके, देखो, जितनी बार हम एमपी का मैप ड्रॉ करेंगे ना, हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। ये देखो, सबसे पहले बघेलखंड का पठार मैं यहाँ अलग करती हूँ, सबसे पहले मैं इसी को बनाती हूँ। बघेलखंड का पठार हो गया, बुंदेलखंड नहीं है, बघेलखंड है, मैं ये याद रखना है। इसके बाद में मैं ड्रॉ करती हूँ क्या, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये हो गई हमारी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये हो गया बघेलखंड का पठार। ओके, अभी जो शेष बचा ना, ये है गाइस मध्य उच्च प्रदेश है। ये क्या है, ये मध्य उच्च प्रदेश है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यही थोड़ा सा इसका ये ओवरव्यू लेते हैं मैप बना के, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा जिला जो है किसके अंतर्गत आता है। देखो, बुंदेलखंड का पठार जो बनाया हमने वो कुछ इस प्रकार से बनाया इसको। यहाँ आप देखोगे कि जो दतिया है ना, देखो बाकी रीजन तो आपको उसके नाम से समझ में आ जाएगा। बुंदेलखंड का पठार है तो छतरपुर होगा, टीकमगढ़ होगा, पन्ना, ये सारी चीजें पन्ना नहीं, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये रीजन आ जाएगा, है ना। बट आप एक चीज नोटिस करो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, तो क्या है, ये दतिया जो है ना, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्या, दतिया भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब अ, ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं मध्य भारत। अब आप देखो, मध्य भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये कुछ इस प्रकार आया, यानी कि यहाँ तक आ रहा है। ये नीमच और मंदसौर का रीजन है ना, ये यहाँ तक आ रहा है। तो हमें मध्य भारत में एक चीज
अच्छे से याद रखनी है। मध्य भारत के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ये पूरा रीजन है ये मध्य भारत, ये वाला। ठीक है, क्या याद रखना है, किसके अंतर्गत नीमच भी आता है ना, मंदसौर का कुछ पार्ट और नीमच भी आता है। बाकी हमें ये तो याद रह ही जाएगा कि मध्य भारत में क्या आएगा, हम इतना कॉमन सेंस लगा पाएंगे, लेकिन हमें याद रखना क्या है, नीमच इसके अंतर्गत आता है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम एलिमिनेट करके अपना आंसर आराम से जान पाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज के ऊपर फोर्स करती हूँ कि आप इसको याद रखो, और आपको ये अच्छे से थोड़ा याद होना चाहिए। अब हम बनाएंगे मालवा का पठार। चलिए, मालवा का पठार देखो यहाँ से शुरू होगा और ये मालवा रीजन जो है पूरा उसमें ये जाएगा ऐसे, यहाँ तक मालवा का पठार है ना। और देखो हमें अगेन बनाना है क्या, बघेलखंड। ये ऐसा बनता है, एक त्रिकोण टाइप का बनता है ये बघेलखंड हो गया है ना। इसके बाद में ये जो शेष बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक जो बाकी रहा हमारे पास, ये हो गया हमारा रीवा पन्ना का पठार है ना, रीवा पन्ना का पठार। इसको एक नाम इसका और है, इसका एक और नाम है विंध्यन कगारी प्रदेश। इसका एक और नाम क्या है, विंध्यन कगारी प्रदेश है। अब नर्मदा घाटी, तो ये जो है आप जानते हैं नर्मदा नदी इस रीजन में है, तो ये है नर्मदा घाटी। तो आप इससे ये समझ पाओगे कि देखो नर्मदा घाटी में कौन कौन से जिले आ सकते हैं, आपको ये एक रफ आइडिया लेना है। और जो ये शेष रीजन बच गया ना, ये वाला शेष रीजन, तो ये है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो अब आपको पूछे कोई सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में बालाघाट आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आपको पता है क्या है, आएगा ना, है ना। छिंदवाड़ा आएगा कि नहीं आएगा, सिवनी आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे आपको एक क्या है, देखो हर एक जो रीजन है ना, रियो पन्ना का हो गया, बघेलखंड हो गया, आप इसके जिले याद करने बैठोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे। इसकी पिछली वीडियो जो आप देखोगे हमारे चैनल पे है, मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया, वो आप देखोगे उसमें हमने जो जो एमपी का मैप था ना, जिले वाइज उसको अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि कौन सा जिला कहाँ आता है, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद में आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये प्रदेश तो हमने ड्रॉ कर लिए है ना, जैसे कि आप देखोगे जो मध्य भारत है हमारा, है ना, तो ये बना किससे है, ये किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो ये बना है बिंदहीन चट्टानों से। किससे बना है, ये बिंदहीन से बना है। और ये कितना परसेंट है, ये 10.7% है। यानी कि ये जो विभाजन है, भौतिक विभाजन है, उन पूरे पार्ट्स का कितना 10.7% अकेला क्या है, मध्य भारत है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स, वो है टोंगरा की चोटी। टोंगरा चोटी ये आती है आपके श्योपुर जिले में, टोंगरा चोटी श्योपुर जिले में। तो अब देखो आपको दिख ही रहा है कि ये यहाँ रहता है मुरैना, यहाँ था श्योपुर, और यहाँ था भिंड, और यहाँ ग्वालियर। मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से ड्रॉ करके समझाया था मैप को। तो ये कहाँ आएगा, ये आता है श्योपुर में। हमें याद रखना है सबसे ऊंची चोटी है टोंगरा, और 10.7% का ये क्षेत्र घेरता है, और विंध्य चट्टानों से ये बना हुआ है। बुंदेलखंड किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, ये नीस चट्टानों से। अभी आप जस्ट याद रख लो, बाद में हम इसमें देखेंगे कि इनका जो निर्माण है, भूगर्भिक रचना एमपी की, वो क्या है, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ये नीच चट्टानों से बना है बुंदेलखंड रीजन। और ये कितने प्रतिशत भाग है इसका, 7.7% भाग है। ठीक है, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिद्ध बाबा चोटी, सिद्ध बाबा चोटी। और ये है आपके दमोह में। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार, इसके बाद में, हाँ, रीवा पन्ना का पठार हम देखते हैं। तो रीवा पन्ना का पठार कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, 10.36% भाग को ये घेरे हुए है। और यहाँ आती है एक चोटी सद्भावना, गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
और ये भी किससे बना है? विंध्यन चट्टानों से। ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया हो, क्यों? क्योंकि इसका एक नाम हमने क्या बताया था आपको? विंध्यन कगारी प्रदेश बताया था। किसका? रियो पन्ना के पठार का, उसका नाम ही विंध्यन कगारी प्रदेश है, तो वहां पे विंध्यन चट्टान तो होना ही है ना। इसके बाद में हम देखेंगे मालवा का पठार, हमारा इधर है। तो मालवा का पठार कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है गाइस? ये सबसे ज्यादा 28% पर फैला हुआ है। और यहाँ सबसे मजेदार चीज आप जो देखोगे, यहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? यहाँ दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप या बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप चट्टानें क्या होती हैं? देखो, यहाँ दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जा रही हैं, इसकी एक बार चोटी देख लेते हैं। कौन सी चोटी है? यहाँ पे सिगार चोटी है। सिगार चोटी आती है आपकी कहाँ? इंदौर में। सिगार चोटी कहाँ है? इंदौर में है। इंदौर में सिगार के अलावा और भी चोटी है। सिगार हो गई, एक है सिगार, एक है आपकी जाना पाव, और एक है दजारी। ये तीनों चोटी का इंदौर में। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी मालवा के पठार की सिगार है। अभी हमें इसी से सिर्फ मतलब है, हम ज्यादा अपने उससे भटकेंगे नहीं टॉपिक से। मैं आपको बता रही थी कि दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप चट्टानें क्या होती हैं? आपने दक्कन का पठार सुना होगा ना। दक्कन का पठार कहाँ तक फैला हुआ है? महाराष्ट्र में है। एमपी से नीचे जाएंगे आप, साउथ में इधर जाएंगे, महाराष्ट्र रीजन में ये पूरा दक्कन का पठार यहाँ आता है। दक्कन ट्रैप जो है इसको क्यों बोलते हैं, है ना। दक्कन ट्रैप यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने। तो जो दक्कन ट्रैप है, यहाँ पे क्या हुआ था पहले, एक टाइम पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। ज्वालामुखी मतलब जमीन के नीचे जो लावा रहता है, वो क्या करता है, आके ऊपर आके क्या होता है, फट जाता है या बह जाता है। तो ये लावा ऊपर आ गया जमीन पे, और ये ऐसे ऐसे बहता रहा। फिर कुछ टाइम बाद क्या है, ये ऐसे ही जम गया, है ना, ये पठार बन गया। आपने लावा पढ़ी होंगे ना, एनसीईआरटी 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो लावा ऐसे पतला होता है उसको क्या बोलते हैं? जो लावा इधर शंकु बना के फटता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार आपने पढ़े होंगे, टाइप्स पढ़े होंगे। तो ये इस टाइप से एक पठार नुमा आकृति इसने बना दी, और ये बन गया पठार। और फिर ये चट्टाने क्या है, कायांतरित हुई, है ना, इनका रूपांतरण हुआ, तो यही बन गई बेसाल्ट चट्टाने। तो आप देखोगे कि जो दक्कन ट्रिप है ना, अब आप सोचोगे कि सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र इधर कहीं है, यहाँ दक्कन का पठार है, तो यहाँ बस क्यों आई? नहीं, आप अभी आगे देखोगे कि ये जो हमारी नर्मदा घाटी है, इसका जो पश्चिम का रीजन है ना, ये वाला और ये सतपुड़ा वाला पश्चिम का रीजन, यानी कि ये पूरा ही दक्कन ट्रेप का रीजन हमारा रहेगा। किसका रहेगा? दक्कन ट्रेप का रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम कहाँ थे? चलो हम नर्मदा घाटी के पास आते हैं। नर्मदा घाटी कितने प्रतिशत भाग को घेरती है? 26% को घेरती है ना। और ये बनी है किससे? देखो दक्कन आ गया, मैंने बोला ना दक्कन से तो बनेगी ही बनेगी। क्यों? क्योंकि घाटी को छोड़ के ऊपर दक्कन चट्टाना थोड़ी आ जाएंगी महाराष्ट्र से। तो घाटी में भी कौन सी चट्टाने रहेंगी? दक्कन चट्टाने रहेंगी। लेकिन दक्कन के साथ में यहाँ पे ये धारवाड़ चट्टाने भी पाई जाती हैं। कौन सी? धारवाड़ भी। तो दक्कन पाई जाएंगी पश्चिम साइड में, और धारवाड़ कहाँ पाई जाएंगी? आपकी पूर्व साइड में। ये आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है ना। यहाँ पर दक्कन है, दक्कन चट्टान है, इधर धारवाड़ आपकी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आगे जब हम चलेंगे ना, धारवाड़ चट्टाने पढ़ेंगे, तो हम जो खनिज पढ़ेंगे कि कौन से खनिज धारवाड़ में पाए जाते हैं, तो जो खनिज हम देखेंगे ना, मोस्टली खनिज का संकेंद्रण कुछ इधर दक्षिण पूर्व एरिया में आप देखोगे। संकेंद्रण कहाँ देखोगे? ना दक्षिण पूर्व साइड में आपको यहाँ देखें, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो जो पूर्वी साइड है वहां धारवाड़ चट्टाने हैं। ठीक है, धारवाड़ में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो अभी हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। नर्मदा घाटी हो गई, ये हो गया। अभी आपका रह गया है बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो जो बघेलखंड का पठार है, ये किससे बना है? आद्य महाकल्प से बना है। ये सबसे प्राचीन है, आद्य महाकल्प से बना है ये। और ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है गाइस? ये है 7% पर। ठीक है, ये 7% भाग पर फैला हुआ है। अब सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ये बनी है आपकी दक्कन से। मैंने बोला था दक्कन से, क्यों? क्योंकि पश्चिम साइड तो उसकी दक्कन ही रहेगी ना। तो आप बस पश्चिम ये याद कर लो, पश्चिम में दक्कन रहेगा। ठीक है, तो मालवा का पश्चिम, दक्कन,
मालवा तो पूरा ही दक्कन हो गया, नर्मदा घाटी का पश्चिम दक्कन हो गया और सतपुड़ा श्रेणी का दक्कन। क्यों? क्योंकि देखो मालवा घाटी यहाँ से शुरू होती है और ये आगे से शुरू होती है, तो इनका पश्चिम सेम ही रहेगा, लेकिन इनका जो पूर्व साइड है इसमें कुछ और रहेगा। तो ये दक्कन हो गया, पूर्व साइड में रहेगा क्या? यहाँ पे धारवाड़ रहेगा, धारवाड़ चट्टाने रहेंगी। तो आपने एक चीज नोटिस की, देखो धारवाड़ चट्टाने यहाँ भी थी, मैंने बोला था ना धारवाड़, क्योंकि पूर्व की साइड आप जा रहे हो वहां धारवाड़ का संकेंद्रण ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन में धारवाड़ का संकेंद्रण है और धारवाड़ में जो खनिज पाए जाते हैं वो भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। धारवाड़ हो गया, यहाँ भी सतपुड़ा, सतपुड़ा का ये रीजन दक्कन और ये धारवाड़ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे कि सतपुड़ा मैक्कल श्रेणी जो है कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है। तो ये फैली है आपके 11% भाग पर। ठीक है, तो ये हो गया एमपी का भौतिक विभाजन कंप्लीट। अभी आपको मैं आगे और बताऊंगी कि वर्षा वितरण हो गया, मिट्टियां हो गई, तो बस आपको याद कुछ नहीं रखना, ये रखना है तो देखो बुंदेलखंड का पठार जो है वो कैसे बना हुआ है, वो कितना एरिया है, ये है हमारा बुंदेलखंड का पठार। अब कोई भी नदी निकलेगी यहाँ से या कुछ भी निकलेगा तो हम बोलेंगे ये नदी आपकी बुंदेलखंड के पठार में जा रही है या वहां से आ रही है या उसमें बहती है। मध्य भारत का आप समझ जाओगे, ठीक है, इतना एरिया मध्य भारत का है। ये बीच का सेंटर रहेगा, ये क्या रहेगा? मालवा का पठार रहेगा, है ना। ये है आपकी नर्मदा घाटी, ये है आपका सतपुड़ा मैकाल रीजन सबसे नीचे वाला, और ये है बघेलखंड, और ये जो शेष बच का आपका रीवा पन्ना का ये पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, विंध्यन गगारी प्रदेश है। ठीक है, तो अब एक बार हम देखते हैं, हमने इसको देखा कितना प्रतिशत, कौन सा कितने प्रतिशत भाग पे था, है ना। एक बार आप चाहेंगे तो हम रिवर्स भी देख सकते हैं, लेकिन फिर इसमें बहुत ज्यादा ये कचरा हो जाएगा, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं या फिर इसको हम मिटा देते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। सॉरी, मैप भी मिट गया, क्यों नहीं काम कर रहा। चलिए एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा भाग पर कौन सा फैला हुआ है, सबसे कम पे कौन सा। हमें मैप फिर से थोड़ा सा बना लेते हैं, मतलब ये कुछ स्टेप, ठीक है, आप समझ जाइएगा, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा भाग पर जो फैला था मालवा का पठार फैला था। आई होप आपको भी तो याद होगा, क्योंकि मैंने आपको इतना बार बार रिपीट करके मैं बोल के इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखो ये पढ़ाने के लिए इसको मैं क्विक रिवीजन जब कराऊंगी ना, ये 1 मिनट का ही वीडियो इसका बनेगा, इससे ज्यादा का नहीं बनेगा। लेकिन अभी हम क्या है डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। सतपुड़ा, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार, और ये बघेलखंड, 1 2 3 4 5 6, कौन सा रीजन रह गया हमारा? अच्छा, मालवा हो गया, नर्मदा, रीवा पन्ना का पठार हो गया, बघेलखंड, नर्मदा, बुंदेलखंड। अच्छा ओके, बुंदेलखंड छोड़ दिया हमने। ठीक है, चलो पहले हम इतना ही बुंदेलखंड को भी सीक्वेंस में जमा लेंगे। पहले इसको देखते हैं कि मालवा का पठार कितने प्रतिशत है, 28, नर्मदा 26, और सतपुड़ा है हमारा, आपको याद होगा भी 11% था, और मध्य भारत था आपका 10.68, है ना। मध्य भारत कितना था? 10.68% था। इसके बाद में रीवा पन्ना का पठार था, वो कितना था? 36 था। यानी कि देखो मध्य भारत का पठार जो है रीवा पन्ना के पठार से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे जगह नहीं है ना, मैं इसको इधर लिख देती हूँ। फिर आएगा हमारा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार था 7.7%, और लास्ट था हमारा बघेलखंड। बघेलखंड को गाइस पूर्वी पठार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्वी पठार। तो ये हमारा कुछ 7% ही था ये। तो अब देखोगे सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा का पठार, फिर नर्मदा घाटी आएगी, फिर सतपुड़ा मैक्कल श्रेणी आएगा, फिर मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में हम एक बेसिक चीज भी देख लेते हैं। ये जो मालवा का पठार है ना, यहाँ आपने देखा दक्कन ट्रेप था,
और देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जहाँ दक्कन ट्रेप होता है ना, दक्कन ट्रेप तो इसलिए इसको बोला क्योंकि दक्कन के पठार के वहां पे सबसे ज्यादा था। ट्रैप मतलब लावा का ट्रैप है ये, यानी कि ये जो लावा था कहाँ से निकला, जमीन से निकला, ज्वालामुखी वाला लावा ऊपर आया, वही बन के ये क्या बन गया, पठार बन गया, उसी की मिट्टी बन गई। तो आप देखोगे जहां जहां ज्वालामुखी क्रियाओं के थ्रू जो लावा होता है ना, उससे यदि कुछ बना है, वो मोस्टली आपको दिखेगा काली मिट्टी का। ठीक है, कैसा रहेगा वो, काली मिट्टी का रहेगा। तो इस रीजन में सबसे ज्यादा होगी क्या, काली मिट्टी होगी यहाँ, ब्लैक सोइल होगी, काली मिट्टी सबसे ज्यादा रहेगी। और काली मिट्टी में आप जानते हो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, सोयाबीन, कपास, इस टाइप की चीजें रहेंगी। लेकिन मालवा पठार जो है वो मोस्टली जाना जाता है किसके लिए, सोयाबीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ सोयाबीन हमने देखा, मालवा पठार में सबसे ज्यादा सोयाबीन होगा। मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा होगी आपकी सरसों, और बुंदेलखंड का पठार होता है, यहाँ मिश्रित मिट्टी रहती है, तो यहाँ पे गेहूं और तिल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका रिवा पन्ना का पठार है, वहां भी रहेगा आपका चावल और गेहूं वाला रीजन है ये, है ना। और सबसे नीचे जो बगेलखंड का पठार है, यहाँ पे चावल रहेगा पूर्वी पठार में। और सतपुड़ा श्रेणी जो है वहाँ मक्का, आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा को कौन सिटी ऑफ एमपी बोलते हैं, है ना, कौन सिटी बोलते हैं, तो ये छिंदवाड़ा इसी रीजन में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मक्का होता है। इसके बाद में अभी हमारा ये रह गया नर्मदा सोन घाटी, सॉरी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में देखो गेहूं ले लो, गन्ना, दलहन, या नरसिंहपुर वाला ये रीजन है तो इसमें गन्ना वगैरह आ जाएगा। इसके बाद में हो गया पूरा हमारा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, अभी तो ये मैंने आपको बेसिक ही बता दिया जल्दबाजी में कि यहाँ पे क्या होता है। अब हम देखते हैं एमपी की पर्वत श्रेणियां, है ना। आपको भौतिक स्वरूप अच्छे से समझ में यदि आ गया होगा तो आपको पर्वत श्रेणियां भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले पेंसिल थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है आई थिंक, चलो ओके, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, एमपी का मैप ड्रॉ करना होता है। क्या है, हम एमपी का मैप बना हुआ भी लगा तो सकते हैं, बट हमें ड्रॉ करना है ना। जैसे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होती है। तो अब हम देखेंगे एमपी के पर्वत पहाड़ कौन से हैं। एक आता है यहाँ पर, है ना। अब एक देखो ये है गोपाचल पर्वत, गोपाचल पर्वत। आप कभी ग्वालियर यदि गए होंगे, आपने किला देखा होगा ना, वो किला जो बना है वो गोपाचल पर्वत के ऊपर ही बना है। एक बनेगी एक श्रेणी ये, और एक श्रेणी कुछ ऐसे बनेगी, है ना। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखो ये है हमारी विंध्याचल श्रेणी, जिसके 3 पार्ट हैं। कौन से कितने पार्ट है, 3 हैं। इसको बोलेंगे हम विंध्याचल। यहाँ पे एक और है, ये इंदौर में थी ना सिगार चोटी, हमने देखी थी मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है सिगार चोटी, सिगार चोटी। और ये है हमारा विंध्याचल। विंध्याचल सतपुड़ा तो आपने सुना ही होगा ना। तो देखो विंध्याचल ये जो था ना, ये विंध्याचल था, विंध्याचल पर्वत था। उसमें ये बीच में सबसे मध्य में जो रहती है ना, ये है भांडेर श्रेणी। क्या है, भांडेर श्रेणी है बीच में। और जो सबसे लास्ट में है, मतलब सबसे पूर्व में है, एक मिनट ना, देखो अरे हो गया, वेट गाइस, कुछ तो ग्लिच हुआ। ठीक है, तो ये जो थी, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो अब हम इसका इरेजर का यूज करेंगे ही नहीं, है ना, हम बस पेंसिल का यूज करते हैं। ये कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पता।
तो ये आपने अरे ठीक है गाइस, तो ये अभी हमें यही स्टॉप करना पड़ेगा। इसमें कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है।